लिखोगे तो पहले इसका आप पोटेंशियल निकाल रहे हो पॉइंट पी पर, इसका पोटेंशियल आप पॉइंट पी पर निकालोगे, आप लिखोगे के माइनस क्यू क्योंकि नेगेटिव चार्ज है अपॉन डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितनी है इसकी पी बी। इसको हम एक नाम दे देते पहले, मान लो ये सी है ये डी है, तो आप लिखोगे पी सी। बिकॉज डाइपोल बहुत स्मॉल होता है बेटा, डाइपोल की लेंथ बहुत कम होती है, तो पीसी विल बी नियरली इक्वल टू पीबी। पीसी जो होगा बेटा वो पीबी के नियरली इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये दोनों ही लगभग लगभग परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो आप लिखोगे माइनस का के क्यू अपॉन पीबी, और पीबी की वैल्यू हो गई बेटा कितनी के क्यू अपॉन, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पी से ओ तक की डिस्टेंस आर है, उसमें ओ बी और ऐड कर देना, और ओ बी कितना है एल कॉस थीटा, तो आर प्लस एल कॉस थीटा। बोलो इतना समझ में आ गया? छोटी सी बात है, समझ आ गया होगा आपको। क्लियर है बेटा? कुछ ना समझ में आया तो बोलो। और V2 निकालो, V2 हो जाएगा के क्यू अपॉन पी डी। अब जो पी डी है बेटा ये किसकी इक्वल हो जाएगा नियरली के क्यू अपॉन पी ए, और पी ए कितना हो जाएगा, माइनस नहीं है प्लस का है, के क्यू अपॉन आर माइनस एल कॉस थीटा। एंड आफ्टर दैट आपको पता है पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है बेटा, टोटल पोटेंशियल आप लिखोगे V1 प्लस V2, तो के क्यू माइनस का अपॉन आर प्लस एल कॉस थीटा, प्लस का के क्यू अपॉन आर प्लस आर माइनस एल कॉस थीटा। नाउ सॉल्व इट, के क्यू को बाहर ले लिया, अंदर बचेगा आपका आर प्लस एल कॉस थीटा माइनस आर प्लस एल कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, बस इसके बाद सॉल्विंग ही है बेटा, सॉल्विंग आप समझते हो जानते हो कैसे करना है। अब आप इसको लिखोगे के क्यू टू एल कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर cos square theta, and finally you will get the total potential at that point, which is small kp cos theta upon r square। r square क्यों बेटा? if l is much less than r, अगर l much less than r होगा। बोलो समझ आया? समझ आ गया? जैसे तो ये डेरिवेशन आपके लिए बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आप समझ लेना, बस ऐसे ही करना है, दोनों को लिखना है, दोनों का पोटेंशियल क्वांटिटी पर निकालना है, और स्केलर क्वांटिटी है तो ऐड कर देना है। ठीक है, तो ये तो था पोटेंशियल ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू द कंटीन्यूअस चार्जेस की। कंटीन्यूअस चार्जेस में क्या क्या है बेटा? हमारे पास स्फेरिकल चार्ज है, लाइन चार्ज है ना, शीट है, सिलेंडर है, बहुत सारी चीजें हैं। किसी का भी पोटेंशियल आपसे पूछा जाएगा, यू कैन इजीली फाइंड इट आउट, एंड देयर आर टू मेनी क्वेश्चंस आल्सो, कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं बेटा जिसमें कंफ्यूजन होती है आगे चल के, तो ध्यान से समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि चीजें आसान होती है, बस समझने भर की देरी है। अब हम सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे कंटीन्यूअस चार्जेस की। पोटेंशियल ड्यू टू कंटीन्यूअस चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू कंटीन्यूअस चार्ज। तो देखो कंटीन्यूअस चार्ज का पोटेंशियल निकालने के लिए बेटा हमारे पास दो मेथड होते हैं। दो मेथड कौन कौन से होते हैं? एक तो ये है जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाता है, आपने पढ़ा था कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन आपको पता हो, तो अगर आपको पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन पता है तो इन दैट केस मैंने आपको बताया था कि V इज इक्वल्स टू माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dr फ्रॉम A टू B। बस यहाँ पर ये ध्यान रखना होता है कि ये जो आपने निकाला है दिस इज VB माइनस VA। ये रिलेशन हमने आपको बताया था बेटा, वी कैन यूज दिस रिलेशन। बोर्ड एग्जाम में जितनी चीजें पूछी जाती है वो इससे निकाली जाती है। बाकी अगली जो बात हम करेंगे बेटा वो क्या है, एक और होता है तरीका जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में यूज किया था, कि फाइंड आउट पोटेंशियल ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट। स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करेंगे, उसका पोटेंशियल निकालेंगे एंड देन इंटीग्रेट। ठीक है,
तो हम इन दो मेथड से कंटिन्यूअस चार्ज के पोटेंशियल को फाइंड आउट करेंगे, either by using this VB minus VA equals to minus का इंटीग्रेशन ऑफ E dot dr into P, या फिर फाइंड आउट द पोटेंशियल ड्यू टू द स्मॉल एलिमेंट का पोटेंशियल निकालो और फिर इसको इंटीग्रेट करो। ये दो मेथड है। सबसे पहले हम पहले वाले मेथड की बात करेंगे और हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू द कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर। ठीक है, ये दो मेथड है, इसको दिमाग में बना के रखना कि हमें कैसे फाइंड आउट करना है। अब हम बात करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू द कंडक्टिंग स्फीयर। किसी कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से पोटेंशियल हम फाइंड आउट करेंगे बेटा। ये आपके बोर्ड के लिए है और साथ ही साथ आपके बेसिक कंसेप्ट के लिए भी हो जाएगा। पहली बात होगी हमारे पास कंडक्टिंग चार्ज्ड स्फीयर। एक स्फीयर है जो कि चार्ज है और कंडक्टिंग भी है, तो इसका आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। दैट इज वेरी सिंपल थिंग। क्या है बेटा, मान लीजिए हमारे पास कोई एक स्फीयर है और इस स्फीयर की रेडियस है r and this is the charged sphere. Just suppose that this is positively charged, this can be negative charge also. तो अगर ये नेगेटिव चार्ज होगा बेटा, तो नेगेटिव चार्ज के केस में आपको क्या करना होता है, नेगेटिव चार्ज के केस में आपको सिर्फ पोटेंशियल को नेगेटिव कर देना होता है, बाकी और कुछ नहीं। अब मान लीजिए इफ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द पोटेंशियल एट पॉइंट P, अगर आप पोटेंशियल पॉइंट P पर निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर तीन केसेस बनते हैं बेटा। Either this point can be outside of the sphere or at the surface of the sphere or inside the sphere. तो हम सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे outside the sphere when small r is greater than the radius, that is outside. अगर हम outside की बात करें तो गॉस थ्योरम में मैंने आपको बताया था कि हाउ टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड, और आपको फॉर्मूला याद भी होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर क्या होता है आउटसाइड द स्फीयर। तो क्या लिखोगे बेटा, as according to Gauss theorem, according to Gauss theorem, electric field at that point due to the sphere is given as a small k q by r square. सबको याद है, यही था ना। अगर इसके ऊपर टोटल चार्ज q है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा भाई, k q by r square. Then potential at point p, तो vp minus v infinity लेंगे बेटा, क्योंकि इंफिनिटी पे पोटेंशियल क्या होता है, जीरो। बाकी अगर किसी अदर पॉइंट की बात करेगा तो आप यहाँ पर लिखोगे, जैसे मान लो यहाँ P लिखा होता है, यहाँ Q लिखा होता है, बोलता पोटेंशियल डिफरेंस निकालो P और Q के बीच में, तो हम लिखते हैं Vp माइनस V। लेकिन अभी हम दूसरे वाले पॉइंट को कहाँ ले रहे हैं बेटा, इंफिनिटी पे, क्योंकि हमें एब्सोल्यूट पोटेंशियल चाहिए इस कंडक्टिंग स्फीयर का पॉइंट P पर। तो Vp माइनस V इंफिनिटी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम, कहाँ से ले आ रहे हो बेटा, इंफिनिटी से, इंफिनिटी से ला रहे हो, कहाँ तक ले आ रहे हो, स्मॉल r डिस्टेंस तक ले आ रहे हो। इसके बाद लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट V अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला जो मैंने अभी लिखा था थोड़ी देर पहले। तो अब बेटा v इंफिनिटी क्या होता है, जीरो होता है, तो आप इसको लिखोगे v माइनस जीरो इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम इंफिनिटी टू r एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट इज kq by r स्क्वायर और dr। ठीक है, कितनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी, सिंपल सी कहानी है, आसान सा है। नाउ जस्ट यू हैव टू फॉलो सम मैथमेटिकल स्टेप्स। आप यहाँ पर माइनस के क्यू को बाहर ले लिए और 1 बाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस का 1 बाई आर हो गया बेटा, लिमिट हो गई इंफिनिटी टू आर, माइनस माइनस प्लस हो गया के क्यू और ये आ गया 1 बाई आर माइनस 1 बाई इंफिनिटी एंड फाइनली द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट विल बी के क्यू बाई आर। तो आई होप दैट आपको समझ में आ गया। बोलो बेटा, समझ आ गया? यस सर। ठीक, ये तो हो गया पोटेंशियल बेटा आउटसाइड द स्फीयर, इट इज kq by r। अगर vp माइनस dq निकालते तो हम r1 r2 से r1 तक इंटीग्रेट करते तो 1 by r2 माइनस 1 by r1 आ जाता। सिमिलरली एट द सरफेस ऑफ स्फीयर कितना होगा बेटा, kq by कैपिटल R। बिल्कुल, एट द सरफेस ऑफ स्फीयर अगर r इक्वल टू r होता बेटा एट द सरफेस, देन kq by कैपिटल R हो जाता। सिंपल सिंपल सी बातें हैं, फटाफट इसको खत्म करते हैं। तो दूसरा जो था, इफ r is equals to r then you will write vp is equals to kq by capital R। अब इसके बाद बात आती है बेटा कहाँ, इनसाइड द स्फीयर। अगर हम इनसाइड द स्फीयर की बात करते हैं तो इनसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर, इनसाइड
द कंडक्टिंग स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। जीरो। याद होगा आपको, ये तो बेसिक सी बात है। इनसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। तो इनसाइड द इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग स्फीयर की आप बात करोगे, इफ आर स्मॉल आर लेस देन आर व्हिच इज इनसाइड, देन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है बेटा, तो व्हाट वाज द रिलेशन एज इंटीग्रेशन ऑफ जीरो। आप सबको पता है कि जीरो का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ जीरो इज एनी कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज पोटेंशियल inside the sphere, inside sphere is constant and equal to the potential at surface, potential at surface। ठीक है बेटा। तो इनसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, तो E इक्वल टू होता है बेटा dV बाई dr, है ना। तो किसी कांस्टेंट का ही तो डिफरेंशियल जीरो होगा। इसका मतलब क्या है, पोटेंशियल कांस्टेंट है बेटा। पोटेंशियल कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हुआ कि उतना ही होगा जितना सरफेस पर था। अब साथ ही साथ इसका एक वेरिएशन भी आपसे पूछ लिया जाता है कि हाउ द पोटेंशियल इज गोइंग टू वेरी। सो यू विल ड्रॉ समथिंग लाइक दिस वन। ये बेटा r इज इक्वल टू स्मॉल r इज इक्वल टू जीरो हो गया, यहाँ पर मान लो स्मॉल r इज इक्वल टू r हो गया। तो जीरो से r तक क्या है बेटा, पोटेंशियल कांस्टेंट है। जीरो से r तक पोटेंशियल कांस्टेंट है और उतना ही है जितना उसके सरफेस पर था। ठीक है, एंड आफ्टर दैट इनवर्स वेरिएशन। द सेम ग्राफ विल बी ऑन लेफ्ट साइड आल्सो। ठीक है, सो दिस इज द वेरिएशन ऑफ द कंडक्टर, पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, अगर इस तरफ बनाओगे तब भी आपको, क्योंकि पॉजिटिव स्फीयर है बेटा, तो पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा तो यहीं पर बनाओगे, और ये इस तरह से स्मॉल r। So this is the complete variation of the electrostatic potential of a conducting charge sphere. That was very simple and I hope that कि आपको समझ में आ गया। बोलो समझ आ गया? यस सर। चलो ठीक है, अगर ये समझ में आ गया, ये बात तो हो गई किसकी, ये बात हो गई हमारे बोर्ड की। लेकिन अब इसी पर क्वेश्चन कैसे बन जाता है बेटा, क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, साथ ही साथ क्वेश्चन करते चलते हैं कंसेप्ट पे। तो कंडक्टिंग स्फीयर की बात आपको समझ गई, आ गई कि आउटसाइड द स्फीयर Q by R, इनसाइड द स्फीयर कांस्टेंट एंड इक्वल टू द पोटेंशियल एट द सरफेस। सो आई एम गोइंग टू यूज दिस कांसेप्ट टू डू सम क्वेश्चन। एक दो क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर इसी कांसेप्ट का, कंडक्टिंग स्फीयर की बात करते हुए, और धीरे-धीरे फिर इसी कांसेप्ट को हम आगे बढ़ाएंगे भी अलग-अलग सिचुएशंस में। तो पहला क्वेश्चन जो आपके लिए है बेटा वो ये है कि एक छोटा सा स्फीयर है, ठीक है। मान लीजिए मैं डायग्राम बना करके करता हूँ, स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा। जस्ट सपोज दैट वी हैव अ स्फीयर, एक हमारे पास बेटा कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है। और इस कंडक्टिंग स्फीयर के ऊपर यहाँ पर एक छोटा सा स्फीयर और भी है, ये एक छोटा सा स्फीयर है यहाँ, ठीक है। कंडक्टिंग स्फीयर है व्हिच इज चार्ज्ड, ये कंडक्टिंग स्फीयर बेटा चार्ज्ड है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड है यहाँ पर, ठीक है। एंड ठीक इसके सेंटर से ठीक ऊपर, इसके सेंटर से ठीक ऊपर यहाँ पर एक यहाँ पर मान लो छोटा सा स्क्वायर है, स्क्वायर ए, इसका मास कुछ एक आपको गिवन है 80 ग्राम के आसपास, ठीक है ना। एक छोटा सा स्क्वायर है, 80 ग्राम मास है इसका बेटा, और इस स्क्वायर को हमने हेल्ड किया है 9 मीटर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से 9 मीटर की हाइट पर हमने इसको छोड़ दिया यहाँ पर, ठीक। इसकी रेडियस हो गई 1 मीटर, रेडियस मान लो 1 मीटर है, ठीक है। जो कंडक्टिंग स्फीयर है उसकी रेडियस है 1 मीटर, ठीक है। और उसके ठीक सेंटर से ठीक ऊपर 9 मीटर की हाइट पर एक छोटा सा स्फीयर जिसका मास है 80 ग्राम, उसको रखा गया है बेटा, ठीक है ना, ठीक जस्ट वर्टिकली अबव, ठीक। अब अगर मान लो इसके ऊपर चार्ज है स्मॉल क्यू, इसके ऊपर चार्ज है छोटे वाले के ऊपर चार्ज है बेटा स्मॉल क्यू, और इसको हमने रिलीज किया यहाँ से, इस स्फीयर को 9 मीटर की हाइट से रिलीज कर दिया, तो नीचे गिरेगा बेटा। अब ये भी चार्ज क्या है बेटा, पॉजिटिव ही, ये भी पॉजिटिव। तो आप समझ गए होंगे कि वहां पर होगा, यहाँ पर होगा रिपल्सन बिटवीन द दिस स्फीयर एंड दिस चार्ज, इन दोनों स्फीयर और चार्ज के बीच में क्या होगा बेटा, रिपल्शन होगा, ठीक है ना। आपको ये बताना है
कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल क्यू, स्मॉल क्यू की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना, अगर ये जो है रिपेल होता है इसके कांटेक्ट में आने के बाद। ठीक है, मतलब क्या है कि आपको बताना है फाइंड आउट वैल्यू ऑफ स्मॉल क्यू इफ इट जस्ट टचेस the surface of sphere, surface of sphere। मतलब आपने इसको छोड़ा तो ये जस्ट इसको टच किया और फिर उसके बाद निकल जाएगा। तो अगर ये जस्ट इसको टच कर रहा है तो उस केस में आपको बताना है कि इसकी वैल्यू कितनी है। ठीक है, चलो बताओ बेटा, इसके ऊपर भी सेम चार्ज ले लो, इसकी भी चार्ज की जरूरत पड़ेगी, सेम चार्ज। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? क्वेश्चन समझ में आ गया? एक बड़ा सा कंडक्टिंग स्फीयर है और उस स्फीयर के ठीक ऊपर से एक छोटे से स्फीयर को ड्रॉप किया गया जिसका मास से बेटा इतनी ग्राम, और वो स्फीयर जस्ट इसको टच कर जाता है, इसके सरफेस को टच कर जाता है। So in that case, what is the value of small q? Small q की वैल्यू कितनी है? चलो बेटा मैं बताता हूँ कैसे करना है। There are two methods to solve this question. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड है बेटा। एक मेथड है एनर्जी का कांसेप्ट और एक मेथड है वर्क डन का कांसेप्ट। बिकॉज अभी मैंने एनर्जी के बारे में बताया नहीं तो उसकी बात करूंगा नहीं, मैं वर्क डन से इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा, फिर आगे चल के कभी इसको एनर्जी के कांसेप्ट से भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है बेटा, क्या होगा यहाँ पर, बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट द पोटेंशियल, और मैंने आपसे बताया था कि पोटेंशियल जो होता है ना, पोटेंशियल रिलेट्स दी वर्क डन, पोटेंशियल वर्क डन को रिलेट करता है। तो अगर आप देखो यहाँ पर तो आपको पता चलेगा कि ये जो पार्टिकल है ये यहां से यहां पहुंचेगा, ठीक है ना, यहां से यहां पहुंचेगा। तो इसका जो टोटल वर्क डन होगा बेटा, दैट टोटल वर्क डन विल बी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। बोलो ऐसा होगा क्या? भाई जब ये यहां पर था और यहां से जब ये नीचे आएगा तो देयर विल बी सम वर्क डन बाय सम फोर्सेस, कुछ फोर्सेस यहां पर कुछ वर्क डन करेंगे, ठीक है ना। तो जो फोर्सेस यहां पर वर्क डन कर रहे हैं बेटा, उनका जो टोटल वर्क डन होगा, दैट वर्क डन विल बी स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, दिस मास। ऐसे ही कुछ होगा। तो क्या क्या फोर्स लग रहा है यहाँ पर, सबसे पहले ये देखो, फोर्स ऑन स्मॉल स्फीयर। स्मॉल स्फीयर पर जो फोर्स लगा बेटा, इट वाज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स, ठीक है, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, and this electrostatic force will be given as the charge times of the electric field। बोलो यही होगा, है ना। अगर मैं इस तरह से करूंगा बेटा तो दैट विल बी लेंथियर, मतलब थोड़ा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, मैं थोड़ा इसको और छोटा करता हूँ क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, वेरी कर रहा है। थोड़ा और छोटा करूँ अगर मैं यहाँ पर, तो सबसे पहले मैं ये निकालूंगा कि व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट पी एंड व्हाट इज द पोटेंशियल एट द सरफेस। तो पोटेंशियल एट द पॉइंट पी कितना है बेटा, पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इज गिवन एज it is small k q upon r square means 9 square, and potential at the surface बेटा, अगर हम सरफेस की बात करें तो स्मॉल के क्यू बाय 1 स्क्वायर। बोलो बेटा इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, के क्यू बाय 81 एंड के क्यू, मतलब इस स्फीयर का, कंडक्टिंग स्फीयर का जो पोटेंशियल है पॉइंट पी पर के क्यू बाय 81 है, जो पोटेंशियल है यहाँ पर सरफेस पर मान लीजिए एस है, सरफेस पर कितना बाय के क्यू। देन वर्क डन कितना हुआ बेटा, तो वर्क डन विल बी इक्वल टू Q into डेल्टा V, यही पढ़ा ना आपने, Q into डेल्टा V। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप यहाँ पर निकालेंगे तो आपको मिलेगा Q into डेल्टा V का मतलब हो गया बेटा VS माइनस VP। यहाँ से यहाँ तक आया तो जहां से जहां तक जाता है उसमें से उसको माइनस करके पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाता है, VS माइनस VP। तो बेटा कितना हो गया KQ एंड सॉरी, हाँ यहाँ पर KQ, KQ माइनस KQ by 81
and finally you will get 80 times of kq square by 81. So this is the work done by that field, by that sphere. बोलो बेटा यही होगा कि नहीं होगा? ये स्फीयर यहां से गिरते 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 यहां पहुंच गया, तो जो वर्क डन यहां से यहां तक के बीच में जो वर्क डन हुआ बेटा वो कितना होगा? q into डेल्टा p. बोलो इतनी बात समझ में आई? यहां तक की बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. अब इसके बाद वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि मैंने आपको मास भी दिया है। अगर मैं आपसे बोलूं, क्योंकि एक ही फोर्स थोड़ी ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ साथ यहाँ पर क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स भी है। सिमिलरली वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो बेटा जो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, यू विल राइट डाउन ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है? mg, और डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा? 8 मीटर का। कितना आ गया बेटा? 8 mg। भाई डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? अगर यहां से सरफेस तक आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 8 मीटर का हुआ ना। टोटल डिस्टेंस कितना था? 9 मीटर, और रेडियस कितना था? 1 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? कितना? तो एक वर्क डन आपको मिला 8 mg, एक वर्क डन आपको मिला 80 kq स्क्वायर बाय 81। यहां तक बातें समझ में आ गई? नाउ दिस टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन, total work done will be, the total work done will be converted into the potential energy of the small sphere. बस उतना ही बचेगा बेटा, बाकी सब तो खत्म हो गया ना। बस उतना ही तो बचेगा, बाकी सब तो खत्म हो गया। ठीक है, जो वर्क डन इसने किया स्फीयर की पोटेंशियल एनर्जी में, जो वर्क डन हुआ बेटा वो 80 kq स्क्वायर बाय 81 था, 80 kq स्क्वायर बाय 81। और फोर्स जो इसने किया वो ग्रेविटेशनल फोर्स में वो कितना था बेटा? 8 mg था। अगर ये 8 mg था, अब जब ये यहाँ पर पहुंच जाएगा तो एट दिस इंस्टेंट व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम? उस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा बेटा? एक सेकंड, एक गड़बड़ कर दी मैंने, आपने बीच में बताया नहीं मुझे। बताओ क्या गड़बड़ किया बेटा मैंने? यार पोटेंशियल में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगा दिया है। क्या देखते हो तुम लोग? ये 9 है, 81 नहीं, ये 9 है, 9 and it is 9 and it is 1। ठीक है बेटा, तो टोटल वर्क डन क्या हो गया भाई? वो टोटल वर्क डन विल बी स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्मॉल स्फीयर। पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है उस टाइम पर उस स्फीयर की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। ठीक है भाई, जब ये यहाँ पर था तब इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? तब इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी mg into 9। ठीक है ना, क्लियर? और जब ये यहाँ पहुंच जाएगा तब इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? mg into 1। तो और अब यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की बात कर, पोटेंशियल एनर्जी की बात करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने वर्क डन निकाल लिया है। तो नाउ यू विल राइट डाउन 8 kq square by 9 plus 8 mg is equals to mg। बोलो ये इक्वेशन समझ में? दिस वर्क डन प्लस दिस वर्क डन इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी रिड्यूस क्यों हुआ बेटा? क्योंकि रिपल्सन हो रहा था। mg तो नीचे ला रहा था, बाकी वो रिपल्सन कर रहा था। बोलो समझ आया? समझ आया क्या? यस सर। पक्का सबको समझ में आ गया? Yes, sir. मतलब आप सबका कंसेप्ट क्लियर नहीं? यस सर। मैंने कहा आप सबका कंसेप्ट क्लियर नहीं है। जो मैंने यहाँ पर लिखा, क्या ये सही है? ये जो लिखा मैंने, क्या ये सही है? नहीं बेटा, ये सही नहीं। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा। यार टोटल वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी में कब से कन्वर्ट होने लगा? वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा है? द नेट वर्क डन ऑन एनी सिस्टम इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन भी किया था किसी एक क्लास में मैंने आपको, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, जीरो वर्क, है ना? सो व्हाई यू आर गोइंग टू राइट डाउन एनर्जी? यू मस्ट हैव टू राइट डाउन हियर जीरो, बिकॉज़ वो जस्ट उसको टच कर रहा है। टच कर रहा है मतलब उसकी पूरी की पूरी एनर्जी, जो भी टोटल वर्क डन है बेटा क्या है? जीरो। टच कर रहा है, वहां भी रेस्ट में था, यहाँ भी आकर के जैसे ही टच करेगा क्या होगा? रेस्ट में आ जाएगा। टच करने के बाद वो रिपेल हो रहा है ना, तो एट दैट इंस्टेंट जब वो उसको टच करेगा, ठीक जब उसको टच कर रहा होगा उसमें उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। यहाँ भी काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, यहाँ भी काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है बेटा? जीरो है, क्योंकि आपने इसको यहाँ से रिलीज किया है, ड्रॉप किया है। अगर प्रोजेक्ट करते तब हम लिखते यहाँ पर क्या? हाफ mv स्क्वायर माइनस जीरो, ऐसा करके कुछ। और दूसरी बात यह है
कि वर्क डन जो हमारा ये है ये पॉजिटिव, ये वर्क डन कैसा होना चाहिए बेटा, नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है ना। ये वर्क डन नेगेटिव क्यों होना चाहिए, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स यहाँ पर एक्ट कर रहा है। सो ये माइनस हो गया बेटा, बस इन दोनों को इक्वेट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा 8q²/9 इज इक्वल्स टू 8 mg। अब 8 से 8 हो गया कैंसिल, स्मॉल kq²/9 इज इक्वल्स टू mg। तो q स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेटा हो गया 9 mg अपॉन k। तो q की वैल्यू आ गई √9 mg अपॉन k। नाउ पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर। 80 ग्राम को 80 into 10⁻³ लिखना है, 80 into 10⁻³ into g। सारी वैल्यूज आप सॉल्व करोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। बोलो मिल जाएगा, कर लोगे, कर पाओगे? Yes, sir. कंसेप्ट समझ में आया? वर्क एनर्जी थ्योरम को अप्लाई करना अच्छे से आना चाहिए आपको बेटा। वर्क एनर्जी थ्योरम मतलब टोटल वर्क डन विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो कि यहाँ पर 0 है इसलिए ऐसा लिखा हमने। आई होप दैट आपको समझ आ गया होगा। Yes, sir. गुड, ठीक है, ठीक है बेटा। क्लियर है? हटाओ इस क्वेश्चन को। Yes, sir. बेटा मैं बताता हूँ, आप देखो इसको कैसे करना है, नहीं तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। मैं पूरा बेसिक से बताऊंगा, बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। क्या क्या रिलेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड से बात करूंगा और पोटेंशियल तक की बात करूंगा, ठीक। सबसे पहले आपसे बोला गया when small r is greater than b। अब स्मॉल r अगर ग्रेटर देन b है बेटा, तो मान लो यहाँ पर कोई एक पॉइंट आपने कंसीडर कर लिया एंड यू विल ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस हियर। आप एक यहाँ पर गॉसियन सरफेस बनाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि आपको ये पता है कि एक कंडक्टिंग स्फीयर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है जब उसके सरफेस पर कुछ एक चार्ज। यहाँ पर कहानी थोड़ी सी अलग है। यहाँ पर ये कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर ये जो कैविटी थी बेटा, उस कैविटी के अंदर एक चार्ज को प्लस क्यू को रखा गया उसके सेंटर पर। और ऐसा करने पर क्या होगा बेटा, ऐसा करने पर यहाँ पर क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है बेटा, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, स्प्रेड होंगी, इस वाले सरफेस पर आएंगी। तो इस वाले सरफेस पर क्या आ जाएगा बेटा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस वाले सरफेस पर आ गया नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। अब क्योंकि ये कंडक्टर है बेटा, हॉलो कंडक्टर मैंने आपको बोला था, ये कंडक्टर है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए बेटा, 0 होना चाहिए, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है, 0। तो ये अगर माइनस क्यू इधर आया तो इसके सरफेस से प्लस क्यू आया, जो कि भाग करके यहाँ पहुंच गया इस तरह से। तो इस तरह से ये हमारा कंडक्टर बेटा पोलराइज हो जाएगा। बोलो ये कहानी आपको समझ आई जो सुनाई मैंने आपको? Yes, sir. पारुल, रोहन, चैतन्य, समझ आ रहा है बेटा? Yes, sir. है ना। तो ये Yes, क्योंकि sir. हमने यहाँ पर क्या किया बेटा, सेंटर पर चार्ज रखा ना प्लस क्यू, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी, ऐसे निकलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे, है ना। तो ये पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके सरफेस पर पहुंचेगी क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। कंडीशन ये है कि अंदर कोई फील्ड नहीं होगी, बाहर से फिर से दिखाई पड़ेगी ऐसे, ठीक है ना। ये जो हमने फील्ड लाइंस बनाई ये कुछ इस तरह से बाहर, मतलब क्योंकि ये कंडक्टर है बेटा, तो कंडक्टर है तो इसका मतलब क्या है, ये जो स्पेस है, ये वाला स्पेस, यहाँ पर फील्ड क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। क्यों 0 होनी चाहिए, क्योंकि ये कंडक्टर है। तो इसका मतलब ये हमारा कंडक्टर पोलराइज हुआ, इनर सरफेस पर एक चार्ज आया, आउटर सरफेस पर एक चार्ज आया, बिकॉज इट इज ए कंडक्टर बेटा। इसका मतलब क्या है कि बाहर भी चार्ज कितना आया, प्लस का क्यू, और अंदर भी चार्ज कितना आएगा बेटा, माइनस का क्यू। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हटा देता हूँ।
अंदर भी चार्ज कितना है, ये इनर सरफेस पर जो चार्ज है बेटा माइनस का क्यू है। सेंटर पर रखा गया है प्लस का क्यू, सेंटर पर रखा गया है प्लस का क्यू, इनर सरफेस पर इंड्यूस हुआ कितना माइनस का क्यू, आउटर सरफेस पर आ गया बिल्कुल कंडक्टर के आउटर सरफेस पे प्लस का। सो बाय यूजिंग गॉस थ्योरम वी विल से, आपको पता है गॉस थ्योरम का यूज करके अगर आप यहाँ पर फ्लक्स निकालोगे E into 4 pi r स्क्वायर मिलेगा। आपने कई बार इसको डिराइव किया है, आपको पता है ना बेटा। तो जो टोटल फ्लक्स आएगा इस गॉसियन सरफेस से E into 4 pi r स्क्वायर रहेगा इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। अब टोटल चार्ज इनक्लोज्ड कितना है, q माइनस q प्लस q, तो एक q कैंसिल, सिर्फ q इनक्लोज्ड है बेटा, तो q by epsilon naught। so electric field will be 1 upon 4 pi epsilon naught q by r square। ठीक है, so this is the electric field at that point। मतलब कंडक्टर, इस पूरे कंडक्टर के आउटसाइड आप कहीं पर भी फील्ड निकालेंगे आपको मिलेगा 1/4 q by r square, बिकॉज दिस वाज द कंडक्टर। इस वजह से माइनस के अंदर डेवलप हुआ, प्लस q बाहर डेवलप हुआ। ओवरऑल चार्ज क्या होता है बेटा, कंजर्व होता है, इसलिए टोटल चार्ज कितना रहा। अब पूछा क्या गया था, पूछा गया था पोटेंशियल। पोटेंशियल की आप क्या करोगे बेटा, पोटेंशियल एट पॉइंट P माइनस पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम इंफिनिटी टू स्मॉल r एंड E डॉट tr करेंगे। एंड फाइनली क्योंकि इसको हमने पिछली बार पिछले क्वेश्चन में भी डेरिवेशन में सॉल्व किया था, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, इट विल बी स्मॉल kq बाय, बोलो बेटा यहां तक की बात समझ में आ गई। Yes, sir. आउटसाइड द कंडक्टर यू आर गोइंग टू गेट द पोटेंशियल एज kq बाय r। इतनी बात समझ में आ गई होगी सबको, कोई दिक्कत हो तो बोलो। No, sir. ठीक, तो दिस इज द सिचुएशन फॉर r ग्रेटर देन b, और इसको नोट करते रहना, अभी इसका ग्राफ भी बनाएंगे हम, ठीक है ना, वेरिएशन भी पूछा जा सकता है। अच्छा, ये इतनी बात हो गई बेटा आउटसाइड की। अब हम दूसरे कंडीशन की बात करते हैं, जो दूसरा कंडीशन हमें गिवन था। दूसरे कंडीशन में हमें गिवन था कि R is equal to B. r इक्वल टू b आप निकाल सकते हो, तो सिंपल सी बात है, सरफेस पे निकालना आपको आ चुका है। जो दूसरी कंडीशन मैंने आपको दिया था r ग्रेटर देन a एंड लेस देन b, मतलब इन दोनों के बीच में सरफेस पे कितना होगा तो आप निकाल लोगे। सरफेस पे यहाँ पर पूछा जाएगा तो आप लिखो kq by b, ठीक है ना। इस सरफेस पर आएगा तो लिख ही देता हूँ क्या करना। एट सरफेस, कौन से सरफेस पे, वेयर r is equals to b, पोटेंशियल कितना आ जाएगा बेटा, स्मॉल kq by b, ठीक है ना, क्योंकि स्मॉल r is equals to b। चलो, ये तो सरफेस की बात हो गई। दूसरा जो मैंने आपको कंडीशन दिया, when small r is greater than a but less than b, मतलब इनके बीच की बात करें तो इनके बीच में बेटा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है ना। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, दैट इज पोटेंशियल मस्ट बी कांस्टेंट। पोटेंशियल क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। पोटेंशियल मस्ट बी कांस्टेंट। तो नेहा, तुम्हारे साथ नेहा है? यस सर। ओके, कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। पोटेंशियल मस्ट बी कांस्टेंट बेटा। अगर पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया इसका मतलब क्या है, एंड इक्वल टू कितना लिखोगे बेटा, kq by b। बोलो ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर क्या ये सही है? Yes, sir. चलो, अगर ये सही है तो हमारा आंसर कंसेप्चुअली यही आना चाहिए। अब मैं इसको कंसेप्चुअली करके दिखाता हूँ, आपको डिफरेंस समझ में आएगा। ये सही केवल तब होता है बेटा जब हमें केवल एक कंडक्टिंग स्फीयर गिवन हो, नथिंग लाइक दिस वन। अभी जब आप इसके अंदर पहुंच जाओगे ना, अगेन यू हैव टू अप्लाई द गॉस थ्योरम। आपने गॉस थ्योरम अप्लाई किया, ठीक है ना। मैं उसी को देखता हूँ कि चेक करता हूँ कि क्या ये जो मैंने लिखा सही है कि नहीं। मैंने एक गॉसियन सरफेस यहाँ पर बनाया। अब उस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज माइनस q प्लस q कितना हो गया बेटा, जीरो हो गया। टोटल चार्ज जीरो हो गया तो फिर क्या हो गया बेटा, जीरो। इसका मतलब ये जो मैंने लिखा सही है, ये kq by b। समझ आएगी बात? Yes, sir. ठीक है, ओके। अब इसके बाद अगली बात करते हैं बेटा। अगली बात क्या है हमारे पास, थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। व्हेन स्मॉल r लेस देन a, मतलब इनर पॉइंट पर निकालना होगा, अंदर कहीं पर निकालना, तो क्या करें? बोलो बेटा, r लेस देन a के लिए आप क्या करोगे, कैसे निकालोगे? फॉलो द सेम स्टेप अगेन। सारे पॉइंट्स को लिखते जाना, समझते जाना, ठीक है ना। मतलब क्या हुआ कि जब आप आउटसाइड द स्फीयर थे बेटा, जब आप आउटसाइड द स्फीयर थे तो kq by r मिला,
एट द आउटर स्फीयर आपको KQ/B मिला है, और फिर आउटर स्फीयर से यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा, मतलब R लेस देन B एंड ग्रेटर देन A के लिए पूरा अंदर कितना मिला, KQ/B मिला। अब थर्ड सिचुएशन ये आ रही है कि पोटेंशियल फॉर लेस देन A, अगर R लेस देन A है तो कैसे निकालेंगे? तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड तो आप निकाल ही लोगे, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड तो आप निकाल ही लोगे, तो उसके हिसाब से अगर आप सॉल्व करते हो तो क्या आपको वही आंसर मिलेगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, या फिर कुछ और आंसर आएगा? कोई बताएगा क्या कितना आंसर आएगा? देखो क्या करना है बेटा, दोनों में डिफरेंस समझना अच्छे से, ठीक है। अगर आप यहां पर बात कर रहे हैं कि इसके अंदर कोई एक पॉइंट ले लिया जाए और इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकाला जाए, ठीक है, और दोनों में डिफरेंस हमें बताना है कैसे, क्या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। इसके अंदर हमने कोई एक पॉइंट ले लिया बेटा, और इसके अंदर किसी पॉइंट पर आपको पोटेंशियल अगर निकालना है तो ये चार्ज प्लस क्यू यहाँ पर रखा हुआ है, मान लो एक पॉइंट आपने यहाँ पर लिया। If you are going to find out the electric field, you can find it out. It will be 1/4 q by, अगर ये डिस्टेंस r है तो स्मॉल r स्क्वायर, ठीक है बेटा। वो तो किसकी वजह से हो गया, इसकी वजह से हो गया, ठीक है ना, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। बट नाउ दिस पॉइंट सिचुएटेड, अब ये पॉइंट कहां पर सिचुएटेड है बेटा? अब ये पॉइंट सिचुएटेड है कहां पर? इसके अंदर, इस पूरे कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर। तो एक माइनस क्यू चार्ज इस सरफेस पर था और एक प्लस क्यू चार्ज इस सरफेस पर था। इनकी फील्ड अंदर जीरो है, लेकिन क्या पोटेंशियल जीरो है क्या? क्या इस प्लस क्यू की वजह से जो पोटेंशियल पॉइंट पी पर आएगा वो जीरो होगा क्या बेटा? नहीं होगा ना, पोटेंशियल तो जीरो नहीं है ना, पोटेंशियल तो इसका है ही अंदर, फील्ड नहीं है लेकिन पोटेंशियल तो है। इसका भी पोटेंशियल अंदर है, इसका भी पोटेंशियल अंदर है। इसका मतलब इनसाइड इस पॉइंट पर, पॉइंट पी पर आप जो पोटेंशियल निकालोगे बेटा, कंसेप्ट है बेटा, ध्यान से समझना, बड़े ही काम की चीज है, कैपेसिटर वगैरह में भी यूज होता है, ठीक है ना। पॉइंट पी पर अगर आप निकालोगे टोटल पोटेंशियल, तो आप क्या लिखोगे? You will write that at that point for less than r, potential at any distance r, it is going to be equal to potential due to plus q। ये जो चार्ज सेंटर पर रखा है वो पोटेंशियल जो आपको पता है कि 1/4 q by r आने वाला है, लेकिन साथ ही साथ पोटेंशियल ड्यू टू आउटर स्फीयर भी आएगा और पोटेंशियल ड्यू टू इनर स्फीयर भी आएगा। पोटेंशियल ड्यू टू द आउटर स्फीयर भी आएगा बेटा, और पोटेंशियल ड्यू टू इनर स्फीयर भी आएगा, क्योंकि इन सरफेसेस के पोटेंशियल अंदर जीरो नहीं होने वाली। बोलो बात समझ में आई? यस सर। पक्का क्लियर? सोच लेना, अभी मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा फिर इसी में। एक ये आ गया हमारा प्लस क्यू की वजह से यहाँ पर आ गया बेटा पोटेंशियल, वो लिख लिया, बाकी आउटर स्फीयर से आएगा और इनर स्फीयर से आएगा। सो सिंपली यू कैन राइट डाउन स्मॉल kq by स्मॉल r प्लस आउटर स्फीयर की वजह से स्मॉल kq by b, इनर स्फीयर की वजह से माइनस kq by a। बोलो इतनी बात सही है क्या? इतना सही लिखा है ना? बट आउटर स्फीयर की वजह से उसके अंदर kq by b आएगा और इनर की वजह से नेगेटिव चार्ज है माइनस का kq by a आएगा, और टोटल इसकी वजह से आ रहा है टोटल पोटेंशियल होगा। बिल्कुल ये सही, क्लियर, सही है? यस सर। हर किसी को समझ में आ गया? अब देखो मैं क्या पूछने वाला हूं आपसे। अगर मैंने यहां पर लिखा पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू, पोटेंशियल ड्यू टू आउटर, पोटेंशियल ड्यू टू इनर, ठीक है, तो यही सेम चीज मैंने इस पॉइंट पर क्यों नहीं अप्लाई की? इस पॉइंट पर मैंने क्यों सीधे सीधे बोल दिया कि kq by b होगा बस? क्या इस पॉइंट पर अंदर वालों की वजह से कोई पोटेंशियल नहीं आएगा क्या? ये जो पॉइंट है, हाँ बेटा, प्लस क्यू और माइनस क्यू है ना सर, तो जीरो हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि यहां से जब आप डिस्टेंस निकालोगे इसका, तो क्योंकि आप इस कंडक्टिंग स्फीयर का भी रेडियस तो यहीं से मेजर करोगे ना, यही है रेडियस। अब सेंटर से डिस्टेंस मेजर करोगे, ये भी r हो जाएगा और प्लस क्यू वाला भी डिस्टेंस r हो जाएगा, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, आंसर क्या हो गया बेटा? जीरो हो गया। मतलब कंसेप्ट यहां भी वही लगा है, किसी भी पॉइंट पर अगर आप पोटेंशियल निकालते हो तो हर एक कंपोनेंट की वजह से पोटेंशियल निकालते हैं, ठीक है ना। इस पॉइंट पर आपने पोटेंशियल निकाला, इस माइनस क्यू का भी निकाला, इस प्लस क्यू का भी निकाला, इसका भी निकाला, वो अलग बात थी कि ये वाला पॉइंट यहाँ से इक्वल, प्लस क्यू से भी वही डिस्टेंस था, माइनस क्यू से भी वही डिस्टेंस था, इसलिए जीरो। लेकिन जब आप अंदर पहुंच गए ना बेटा, तब इसका यहाँ से डिस्टेंस कुछ अलग हो गया,
यहाँ से डिस्टेंस ए हो गया और यहाँ से डिस्टेंस बी हो गया, इसलिए पूरा लिखा। तो आई होप दैट कि आपको समझ आ गया। कहानी क्लियर है? यस सर। किसी को कोई डाउट नहीं? चलो फिर इसी स्फीयर के लिए बेटा आपको मुझे ग्राफ प्लॉट करके दिखाना है, मतलब दिखाना क्या है, आप ऑनलाइन क्लासेस, ओके ठीक है। इसके लिए आपको ग्राफ बनाना है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों का आप ड्रॉ करिए और फिर मैच कराइएगा और सही से बताइएगा कि जैसा मैं बनाऊंगा वैसा ही बना है या फिर गड़बड़ किया है। देखो झूठ झूठ नहीं बोलना, ठीक है ना, फालतू में शाबाशी नहीं देना किसी को। You have to draw the electric field variation of this sphere and potential. पोटेंशियल का वेरिएशन और इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन दोनों बताना है बेटा। अब देखो बेटा पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर ये तो हो गया सेंटर बेटा, ये हो गया स्मॉल r इक्वल्स टू a, ये हो गया स्मॉल r इक्वल्स टू b, और फिर उसके आगे की बात होगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से वेरिएशन आएगा। अब बेटा जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किए थे इट वाज kq by r स्क्वायर, ऐसा ही कुछ था ना, kq by r स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो करना क्या है, जब स्मॉल r 0 होगा मतलब सेंटर की बात होगी, तो स्मॉल r 0 होगा तो फील्ड क्या होगी बेटा, इंफिनिटी, और फिर इंफिनिटी से वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा। अगर आप अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते गॉस थ्योरम बना करके, गॉस थ्योरम लगा करके आप अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते तो आपको यही मिलता बेटा, स्मॉल kq by r स्क्वायर ही मिलता, राइट। अगर आप यहाँ बनाते केवल इसी पॉजिटिव चार्ज की तो फील्ड आती है ना, और बाहर भी आपको क्या मिल रहा था, बाहर भी मिल रहा था kq by r स्क्वायर, सेम सेम मिल रहा था, और अंदर क्या मिल रहा है बेटा, 0 मिल रहा है। मतलब इनवर्स वेरिएशन है, आप यहाँ से इस तरह से ग्राफ प्लॉट करोगे, ये आ गया इनवर्स वेरिएशन। तो ये हो गया बेटा E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर व्हेन r लेस देन a, एंड आफ्टर दैट हियर क्या हो गया बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया, ठीक है ना। तो अब A से B तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, 0 ही रहेगा, तो इसको डॉट डॉट बना के मतलब यहाँ पर कुछ भी फील्ड नहीं है, ये हो गया बेटा क्या, E इक्वल्स टू 0, एंड आफ्टर दैट फिर ये क्या होगा बेटा, वेरी करने लगा उसी की तरह से E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। मतलब ये थोड़ा सा वैसा बन गया है क्योंकि मैंने इसको ज्यादा बेंड कर दिया है। बिल्कुल सेम वही पैटर्न चलेगा बेटा, बस बीच की थोड़ी सी लाइन गायब होगी, ए से बी के बीच की लाइन गायब होगी क्योंकि वहां पर 0 है, ठीक है ना। तो ये हो गया और समथिंग लाइक दिस। अब आप समझ जाना कि पूरा एक साथ ही बना हुआ है, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। सो दिस इज द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर दैट स्फीयर। बोलो समझ में आया? ऐसे अब इसी के साथ आपको अगर पोटेंशियल की बात करनी हो तो इफ यू आर गोइंग टू ड्रॉ द पोटेंशियल, तो पोटेंशियल के लिए क्या करोगे बेटा, इसी के ठीक नीचे मैं पोटेंशियल का ग्राफ बनाता हूं, देखो क्या बनेगा। ये ध्यान देने वाली बात है कि इसमें बना ही देता हूं, मैं पहले ऐसे बनाता हूं इसको, एक साथ ही दिखना चाहिए, और फिर ये बीच वाला डॉटेड कर, ठीक है, ये अब सही, ठीक है। मतलब ये पूरा का पूरा एक साथ वेरी कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। पोटेंशियल ड्रॉ करूंगा, अब पोटेंशियल का ड्रॉ करता हूं। अब पोटेंशियल की सिचुएशन में अगेन आप क्या करोगे, ये हो गया आपका r इक्वल्स टू a, ये हो गया r इक्वल्स टू b, और फिर उसके बाद की बात। तो अभी देखो अगर r इक्वल्स टू a की बात करोगे बेटा, तो इनवर्स वेरिएशन यहाँ पर भी है, इनवर्स वेरिएशन यहाँ पर भी है, ठीक है ना। लेकिन अभी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर है, यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r हो, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ये यहाँ पर जब आप लिखोगे br, then you will write down the whole value kq by r plus kq by b minus kq by a, ये है टोटल वैल्यू बेटा इनसाइड द स्फीयर, राइट। और फिर उसके बाद जैसे ही आप अंदर पहुंचोगे, कहां पर, कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर, पोटेंशियल विल बी कांस्टेंट, पोटेंशियल हो गया बेटा कांस्टेंट। तो एक लाइन ऐसे पैरेलल टू द डिस्टेंस बनाओ, ठीक है। ये यहां पर ये पोटेंशियल कितना है बेटा, तो आप लिखोगे kq by p, एंड आफ्टर दैट फिर इनवर्स वेरिएशन है, तो ये अलग टाइप का हो गया बेटा, ये हो गया kq by r, ये आउटसाइड के लिए।
अब देखो यहाँ पर ये पूरा कंटिन्यूअस गया था क्योंकि सेम पैटर्न था बेटा, लेकिन यहाँ पर अंदर कुछ और पोटेंशियल था, इसलिए इसका जो स्लोप है यहाँ पर थोड़ा सा स्टीप था, यहाँ पर थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा स्टीप था, यहाँ थोड़ा फ्लैट, मतलब ये दोनों कंटिन्यूअस। बोलो सिचुएशन समझ में आई? yes sir, तो इस तरह से इसका वेरिएशन होगा, होप दैट कि आपको समझ में आ गया, क्लियर है बात है, कोई दिक्कत नहीं है ना? yes sir. सबको समझ में आ गया भैया? चलो अगला एक क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, देखता हूँ टाइम कितना हो बेटा? 4 बज के एग्जैक्टली 1 मिनट रहा। लग जाता है। चलो मैं क्वेश्चन लिखा हूँ, इसको आपको सॉल्व करके रखना है अगली क्लास के लिए, सॉल्व करके रखना है, ठीक है ना? 2 क्वेश्चन लिखता हूँ। ये हमारे पास 2 कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग स्फीयर है बेटा। पहले वाला क्वेश्चन अलग था, पहले वाला एक ही स्फीयर था, हॉलो स्फीयर था, इनर रेडियस आउटर रेडियस। अभी यहाँ पर कॉन्सेंट्रिक सेल दिए गए, दे आर 2 कॉन्सेंट्रिक सेल्स, तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना? कॉन्सेंट्रिक सेल्स। चलो इनर रेडियस की मान लेते हैं R1 है, आउटर मतलब पहले वाले कंसेंट्रिक सेल का R1 है, बाहर वाले कंसेंट्रिक सेल का R2 है, ठीक है बेटा? ये रेडियस हो गई इनकी, और यहाँ पर आपको चार्जेस गिवन है, इसके आउटर सरफेस पर चार्ज है प्लस का Q1 और इसके आउटर सरफेस पर चार्ज है प्लस का Q2। तो देयर आर 2 कॉन्सेंट्रिक सेल्स, दोनों के सेंटर सेम है, रेडियस अलग अलग है, R1 R2 है, और चार्जेस है उसके ऊपर बेटा कि Q1 इसके ऊपर है, Q2 इसके ऊपर है। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल, पोटेंशियल का एक्सप्रेशन निकालना है बेटा, एंड ग्राफ भी प्लॉट करना है। यू हैव टू फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल, और ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे किसके लिए मैं पूछ रहा हूँ। एक्सप्रेशन ऑफ द पोटेंशियल फॉर स्मॉल r greater than r2, for small r is greater than r1 but less than r2, and small r less than r1। ये 3 कंडीशन में बेटा आपको एक्सप्रेशन बताना है पोटेंशियल का, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन ये हो गया आपके पास, इसको नोट कर लीजिए, सॉल्व करना है आपको इसको, ठीक है? और इसके बाद एक और क्वेश्चन है बेटा कि इसको नोट कर लिया, हाँ लिख देता हूँ। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें आपको दिया गया है एक तो बड़ा सा सेल, ठीक है बेटा? ये हमारे पास एक कंडक्टिंग शेल है, सारे कंडक्टिंग है, अभी नॉन कंडक्टिंग की बात मैंने की नहीं है, तो ये ध्यान रखना। ये कंडक्टिंग शेल है बेटा, मान लो ये कंडक्टिंग शेल बी है और इसकी रेडियस है कुछ एक स्मॉल बी, ठीक है? अब इस शेल के अंदर हमने एक छोटा सा स्फीयर डाला बेटा, ठीक है ना? मेटालिक स्फीयर, एक छोटा सा स्फीयर यहाँ पर डाल दिया ऐसे, ये हमारे पास मेटालिक स्फीयर है, ध्यान देना, ये पूरा का पूरा कंप्लीट स्फीयर है, हॉलो वालो नहीं है, ये मेटालिक स्फीयर है, मेटालिक स्फीयर, और इसकी रेडियस आपको गिवन है ए, इसकी रेडियस गिवन है ए। तो एक मेटालिक स्फीयर है कैपिटल ए, उसकी रेडियस है बेटा स्मॉल ए, और उसको रखा गया एक कंडक्टिंग शेल के अंदर, ठीक है? कंडक्टिंग शेल के अंदर। अब इसको क्या किया गया, रेडियस है एंड चार्ज अप टू, इसको चार्ज किया गया, चार्ज अप टू अ पोटेंशियल, एक पोटेंशियल तक इसको चार्ज किया गया बेटा। तो ये जो अंदर वाला स्फीयर है जिसको हमने अंदर डाला है, ध्यान से सुनना, जिसको हमने अंदर डाला है, ये इसका पोटेंशियल जो था वो V था, मतलब इसको पहले से ही कहीं से चार्ज करके लाए थे, जिसका पोटेंशियल जिसकी वजह से पोटेंशियल इसका V हो गया, ठीक है? इसको इसके अंदर हमने रख दिया, और रखने के बाद हमने क्या किया कि A का कनेक्शन B से कर दिया, A का कनेक्शन B से कर दिया कंडक्टिंग वायर से, इसी एक कंडक्टिंग वायर से इसका कनेक्शन कर दिया, कंडक्टिंग वायर से, ठीक है ना? तो एक स्फीयर था पहले से ही, बाहर वाला स्फीयर बेटा अनचार्ज था, और उसके अंदर हमने एक दूसरा स्फीयर डाला जिसको हम पहले से ही कहीं से B पोटेंशियल तक उसको चार्ज करके ले आए हैं, और A को B से कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना? आपको बताना है पोटेंशियल कितना होगा, आपको बताना है पोटेंशियल ऑफ A एंड B आफ्टर कनेक्टिंग वायर, आफ्टर कनेक्टिंग वायर आपको बताना है व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ ए एंड व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ बी, ए और बी का पोटेंशियल बताना है।
दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए? बोलो बेटा, समझ आ गया? यस सर। ठीक, तो अब आपको इसका दोनों का इस पोटेंशियल बताना है बेटा। बताइएगा, आंसर आपका v के टर्म में आएगा और बाहर वाले का तो आपको पता है उसको कैसे करना है। ठीक है, करके आइए, फिर कल हम लोग नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की बात करेंगे और यूनिफॉर्मली लाइन चार्ज की बात करेंगे। ओके, यस सर। कल भी मैं आपकी क्लास रख सकता हूँ क्योंकि कल टेस्ट होगा तो मेरी और कहीं क्लास नहीं होनी चाहिए, और होगी भी तो एक आध तो होगी, तो कल मैं आपकी क्लास सेम टाइम पे रख सकता हूँ। कब ठीक है? से? सर एक्स्ट्रा क्लासेस कब लग रही है? बस बेटा योगी सर पप्पा बन गए, थोड़ी सी गड़बड़ है। योगी सर की सारी क्लासेस मुझे लेनी पड़ रही हैं, जिसकी वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा मुझे, कभी भी कोई भी क्लास लग जाती है। कल तो कितने बजे है सर? यही टाइम? हाँ सेम टाइम बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं ना इसमें? नो सर, ठीक नो सर। एकदम बढ़िया। ठीक है, ठीक है, चलो फिर कल मिलते हैं ना, अभी अगली क्लास में मुझे एंटर करना है। ओके, है। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू, थैंक सर। थैंक यू।